दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि इधर 5-6 दिन लगातार मैं व्यस्त था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे काम थे। जैसे बागेश्वर बाबा का इंटरव्यू करना था और उसके बाद जब वहां से मैं थोड़ा सा फ्री हुआ तो उसके बाद कल देखने को मिला देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह से दिल्ली के लाल किला पर आतंकी हमला होता है, यानी एक कार में ब्लास्ट होता है। और उसके बाद उस खबर पर हम जुट गए, लगातार वहाँ पर हम कवरेज कर रहे थे, इसीलिए समय नहीं मिला। लेकिन आज उस व्यस्तता में से भी समय निकालकर हरियाणा के दिवंगत आईपीएस वाई पूरण कुमार के मामले में एक अपडेट निकलकर सामने आई है, तो सोचा क्यों ना आप सभी को बताया जाए इस पूरे मामले में। तो नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। बहुत दिन के बाद आया हूँ, माफ़ी मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग माफ़ करेंगे। तो चलिए इस खबर की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरण कुमार साहब के मामले में अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से जांच रिपोर्ट तलब कर ली है। अब देखने को मिला, यानी कल की ये बात है, सोमवार को जब चीफ जस्टिस शील नागो और जस्टिस संजीव बेरी की बेंच ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की और इस पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन के एडवोकेट से पूछा कि केस की ताजा स्थिति अभी क्या है, जांच कहां तक पहुंची। सीबीआई जांच की मांग पर हाईकोर्ट की बेंच ने साफ तौर से कहा है कि याचिकाओं में जो बातें उठाई गई हैं वो बहुत ही सामान्य और अस्पष्ट है। कोर्ट ने वकील से ये भी कहा कि वो साफ तौर पर ये बताएं कि ये मामला सीबीआई को सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइन तय की गई है या खास जो शर्त होता है, क्या ये सब पूरा करता है या नहीं। याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने कोर्ट को यह कहा है इस मामले में कि अधिकारी की मौत ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। अगर एक सीनियर पुलिस अधिकारी सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो क्या आम आदमी सुरक्षित है, ये सवाल उठाया है। अब 12 नवंबर को एक बार फिर से यानी कल इस याचिका पर सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस शील नागो और जस्टिस संजीव बेरी के बेंच ने पहले याचिकाकर्ताओं से कहा था कि वो बताएं कि किन किन नियमों के तहत हाईकोर्ट किसी भी मामले की जांच को सीबीआई को सौंप सकता है। ये नियम सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि इस मामले में ऐसा क्या खास है हम सीबीआई को जांच सौंपते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से फैसले हैं ये भी पूछा गया जो ऐसा करने की इजाजत भी देता है। कुछ खास परिस्थितियां होनी चाहिए। लुधियाना के रहने वाले याचिकाकर्ता नवनीत कुमार ने पिछले हफ्ते इस केस में बहस के लिए समय की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसके लिए साफ तौर से अगली जो डेट होती है वो देने की बात कही थी। इसके बाद सुनवाई को स्थगित किया गया था। इस मामले में याचिकाकर्ता नवीन कुमार के एडवोकेट वीके शर्मा ने इस बात की भी दलील दी है कि जांच कर रहे एक अधिकारी यानी एएसआई संदीप लाठर साहब ने भी अपने आप को उस तरह से किया, जिसके बाद ये मामला और भी ज़्यादा संवेदनशील हो गया। जब वरिष्ठ अधिकारी ने इस तरह से कदम उठाया और कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, तो ये गंभीर मामला है। और ये सिर्फ एक तरह से देखें तो सुसाइड का मामला नहीं है, बल्कि पुलिस की कार्यशैली की पड़ताल कहीं ना कहीं होनी जरूरी है। दरअसल इस पूरे कहानी की शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर को, जब रोहतक में सोनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पोस्टेड आईजी वाई पूरण कुमार साहब ने अपने आप को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में इस तरह से करके सबको चौंका दिया था। उन्होंने इस दौरान 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा था, 1 पेज की वसीयत छोड़ी थी। उस नोट में उन्होंने हरियाणा के तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र विजारनिया समेत 15 मौजूदा और पूर्व पुलिस अधिकारियों पर प्रताड़ना करने के आरोप भी लगाए थे। वाईएस पूरण कुमार साहब के खुलासे इस गंभीर मामले के सामने आने के बाद शाम को खुलासा हुआ कि एक दिन पहले रोहतक पुलिस ने पूरण कुमार के पीएसओ सुशील कुमार को शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने के आरोप में पकड़ा था। एसपी नरेंद्र विजाड़िया ने कहा था कि सुशील ने पूछताछ में पूरण कुमार के कहने पर रिश्वत मांगने की बात कबूल की थी और 7 अक्टूबर तक पूरण कुमार को पुलिस ने किसी भी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया था। तो क्या अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के या फिर कहें कि जिस तरह से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अब कहा है कि क्या इस मामले को सीबीआई जांच को सौंपने के लिए सभी मानक जो होते हैं वो पूरे होते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है या सुप्रीम कोर्ट के जो शर्त है, नियम है, क्या ये मामला उस नियम और शर्त को मानता है जो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट या सीबीआई जांच को सौंपा जा सकता है? खैर, आज तो सुनवाई कल हुई है, अब आज 11 है, कल 12 यानी 12 नवंबर को इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुनवाई होनी है। अब देखना है कि इस मामले को क्या सुप्रीम कोर्ट के मानकों नियमों पर खरा उतरने वाला मामला बताया जाता है
ये केस सब सीबीआई जांच को सौंपा जाता है या फिर ये केस एक लंबी फाइल जो होती है पुलिस स्टेशनों में या कोर्टों में, क्या वहीं पर दब कर रह जाता है? और अगर ऐसा होता है तो सोचिए इस देश में आम इंसान क्या सुरक्षित रहेगा या उसे क्या इंसाफ मिलेगा, जब भी इतना बड़ा पुलिस अधिकारी और उसकी पत्नी या उनकी पत्नी खुद एक IAS ऑफिसर हैं, वो अपने पति को इंसाफ नहीं दिलवा पा रही हैं। तो सोचिए एक आम इंसान इस तरह से कहीं ना कहीं परेशानी होता है। खैर, इस खबर पर विचार रखिएगा मित्रों। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को कहते हैं कि भाई माफ़ कर दीजिएगा। जय हिंद।